एशिया कप 2023 की अगर हम बात करें तो 6 टीम्स यहाँ पर रहने वाली हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 6 टीम्स की अगर हम कैप्टन्स की यहाँ बात करें, हमने बैटिंग को लेकर बात की, बॉलिंग की बात की, फील्डिंग्स को लेकर बात की, किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह रहनी चाहिए, फिर क्या चीज़ें रही हैं पास में, बैट्समैन का फॉर्म किस तरीके का है, इन सब पे बात की। लेकिन एक और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहने वाला है कैप्टनसी का। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बहुत ही डिटेल और एनालिसिस के थ्रू, इनसाइट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किन कैप्टन्स पे किस किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रोल उनका रहने वाला है इस एशिया कप में, और क्या रोल रहना चाहिए इस एशिया कप 2023 में, जहां पर बात होगी है टीम के कैप्टन रोहित पौडेल की भी, जो कि नेपाल को रिप्रेजेंट लीड करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर आप बात करेंगे रोहित शर्मा, बाबर आजम, उसके बाद अगर हम देखें साकिब अल हसन बांग्लादेश के लिए, हसमतुल्लाह सईदी अफगानिस्तान के लिए और श्रीलंका के लिए दासुन सनाका। तो इन 6 कप्तान के बारे में बात होगी। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहने वाला है सेकेंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इस साल ओडीआई की अगर हम बात करें तो ओडीआई में इस साल इन कैप्टन्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जानना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम आपको ये बता सके कि क्या उनका बैटिंग फ्रंट जो है क्या वो सही जा रहा है या फिर उसमें भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो सबसे पहले बैटिंग फ्रंट के लिहाज से देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी किस तरह की रही है इस साल, अगर हम ओडीआई की बात करें। बिल्कुल, अगर हम पहले बात करें रोहित शर्मा की, जी हाँ, इंडिया के कप्तान अगर रोहित की बात करें तो उन्होंने 9 इनिंगों में अगर हम देखें अपने परफॉर्मेंस से, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, 9 इनिंग्स में 383 रन बनाए हैं, 47 का उनका एवरेज रहा है, बहुत शानदार वो खेले हैं। वहीं पर अगर हम वहाँ उनके बाद बात करें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की, तो उन्होंने भी 9 इनिंग्स में 425 रन बनाए हैं और 47 के अराउंड सेम एग्जैक्टली उनका भी एवरेज रहा है। तो कमाल का वो खेले हैं अगर हम इन दोनों ही कप्तानों के बारे में बात करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम देखें रोहित शर्मा का 47 का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रहा है और बाबर आजम का 47.2 का एवरेज यहाँ पर रहा है। आप सोच रहे हैं कि कुछ अप डाउन है एवरेज में, डेफिनेटली कुछ इनिंग्स में जब प्लेयर नॉट आउट होते हैं तो उसकी वजह से एवरेज वगैरह जो है उसमें फेरबदल जरूर होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें क्या इन दोनों को एज ए इंडिविजुअल बैटिंग में और ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है? नहीं, इतना भी नहीं। 47 की एवरेज से आ रहे हैं और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ बाबर आजम को अगर देखें तो 1 डाउन आते हैं, तो डेफिनेटली 47 का एवरेज का इतना बुरा नहीं है कि हर किसी का ओडीआई में 47 का एवरेज होता है। इस साल ओडीआई में 47 का एवरेज कैरी कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, तो इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की एज ए इंडिविजुअल बैटिंग जरूरत नहीं है जैसा वो कर रहे हैं। अगर उस मोमेंटम को भी वो कैरी ऑन रखते हैं इस एशिया कप में तो हाँ, जितना आप बेहतर कर पाए वो तो एट द एंड, क्योंकि बेहतर करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना बेहतर कर पाएंगे उतना बेहतर है। लेकिन अगर आप कहेंगे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या खराब चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों का जो इंडिविजुअल बैटिंग परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। अब यहाँ बात करते हैं तीसरे कप्तान की, साकिब अल हसन की बात करें तो उनके स्टैट्स इस साल क्या कहते हैं, क्योंकि उन पे एक और जिम्मेदारी है, वो तो ऑलराउंडर भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि देखिए 10 इनिंगों में 376 रन उन्होंने बनाए हैं, 38 का उनका एवरेज भी रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 8 इनिंगों में 11 विकेट भी निकाले। तो उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वो बॉलिंग से भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। 10 ओवर वो एग्जैक्टली डालेंगे ही डालेंगे, तो उन पर और एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। लेकिन अभी तक देख रहे हैं हम कि कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। 38 का एवरेज भी है, साथ ही साथ 11 विकेटें भी निकाली हैं, तो बेहतर है। वहीं श्रीलंका की अगर हम बात करें दासुन सनाका, तो 12 इनिंगों में 204 रन उन्होंने किए हैं, 19 का उनका एवरेज है। वहीं सिर्फ 9 विकेट 14 इनिंगों में उन्होंने निकाले हैं। तो परफॉर्मेंस में और उठाने की उन्हें दासुन सनाका को बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात हम अगर साकिब अल हसन पे वापस से मैं लेके जाऊँ, 10 इनिंग में 376 रन, 38 का एवरेज, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो इतना ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि उन पर बॉलिंग का भी बहुत तगड़ा प्रेशर रहता है और कई बार तो वही आकर विकेट निकालते हैं। अगर हम मिड फेस में अगर हम बात करें उसके बाद, और फिर बैटिंग का तो अलग प्रेशर है। 38 का एवरेज है, साथ साथ में 11 विकेट्स में निकालें तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इंप्रूवमेंट के लिहाज से हम कहेंगे जितना बेहतर कर सके आप कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या इस साल साकिब अल हसन को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी यहाँ पर 50 ओवर गेम में? जी नहीं, जितना कर रहे हैं इतना भी अगर वो करने में कामयाब रहते हैं तो एशिया कप में एक अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहेंगे। याद रखिएगा, इसलिए हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि एज अ कैप्टन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अब तक इस साल कैसी रही है। उसके बाद यहाँ पर दासुन सनाका की बात की, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट जो भी हुआ अगर हम जिम्बाब्वे में, वहाँ पर भी दासुन सनाका का बल्ला जो है बहुत ही खामोश रहा। अगर हम देखें तो ओवरऑल 12 इनिंग में 204 रन, 19 का एवरेज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। दासुन सनाका को पहले खुद से एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन देने की यहाँ जरूरत है ताकि वो और बेहतर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर सके अपने
अपने बाकी प्लेयर्स की तरफ। वहीं लास्ट 2 कैप्टन और बचते हैं, चलिए बात करते हैं। एंड अफगानिस्तान की बात करें अगर हम, तो हसमुतुल्लाह सईदी, उनका परफॉर्मेंस इस साल ओडीआई में कैसा रहा है एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मर, अगर कैप्टनसी की बात करें? नहीं, ज़रूर। देखिए 7 इनिंगों में 132 रन ही उन्होंने बनाए हैं और 22 का उनका एवरेज रहा है, तो बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने आप में खुद में एक अच्छी इनिंग लाने की, जो कि उन्होंने खेली है इस साल, ऐसा नहीं है, लेकिन और ज़्यादा अपने खुद का परफॉर्मेंस को और बेहतर करने की। अभी ऑनगोइंग सीरीज़ चल भी रही है, वहाँ पर भी खासी नज़र रहेगी कि क्योंकि एशिया कप भी अब क्लोज आ चुका है, क्योंकि अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से वो उठाएंगे या नहीं इस बड़े इवेंट के लिए, या यूं ही चला जाएगा ये इवेंट भी एक बिलो एवरेज की तरह, बस इस पे नज़र रहेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको बड़े स्टेज पर करनी ही होगी, क्योंकि आप कप्तान भी पहले हैं। बिल्कुल, 7 इनिंग्स में 132 रन, 22 का एवरेज डेफिनेटली बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। आपको इससे बहुत ज़्यादा बार उठाना होगा एशिया कप में, अगर आपको एज ए कैप्टन कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना है बाकी प्लेयर्स के सामने। और लीड फ्रॉम द फ्रंट के लिए सबसे पहले आप जो आपका जो रोल है एज ए कैप्टन से हट के, वो रोल में भी कहीं ना कहीं आपको अपना 100% देना होगा, जो आप देने में बिल्कुल कामयाब नहीं रहे। सिर्फ 22 के एवरेज से अभी तक आपने रन किए इस साल ओडीआई की अगर हम बात करें। वही बात करें रोहित पड़ाल की अगर हम बात करें नेपाल के लिए, तो उनके जो नंबर्स हैं, एंड सबसे पहले वो बताइए जो उनके ओवरऑल नंबर्स हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंसाइट भी आपको हम देंगे रोहित पड़ाल से रिलेटेड। बिल्कुल, 22 इनिंगों में उन्होंने 602 रन किए हैं और तकरीबन उनका एवरेज जो है वो काफ़ी बिलो रहा है। सबसे कम में से फिर देखें आप तो दासुन सनाका, शहीदी और उसके लिस्ट में यहाँ आ जाते, उनके लिस्ट में यहाँ आ जाते हैं। 28 का उनका एवरेज है, तो ज़रूर है थोड़ा सा आप ऊपर के इतने बल्लेबाज हैं, आप डाउन देखिए अपना किस डाउन आ रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस रोहित पड़ाल जब से इस साल आए हैं, हमने इस साल उनकी तरफ से ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमने देखा नहीं है जो कीन हो, कंसिस्टेंट हो। वो परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन आया नहीं। बिल्कुल, 22 इनिंग में 602 रन, 28 का एवरेज। दासुन सनाका और हसमुतुल्लाह सईदी से यहाँ पर बेहतर एवरेज ज़रूर है, लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो लैंग्वेज हिंदी में है, तो शायद हमें बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इंडिया पाकिस्तान के अगर व्यूअर्स सुन रहे हो, भले ही 1 सुन रहे हो, 5 सुन रहे हो, 10 सुन रहे हो, अगर वो सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, डेफिनेटली वो तो एस्ट्रेट के खिलाफ खेलते रहते हैं, तो उनका एवरेज तो इनसे ज़्यादा होगा ही दासुन सनाका से या बाकी से। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं यहाँ पर बताता हूँ। इस साल रोहित पड़ाल ने 5 इनिंग्स जो है वो फुल मेंबर के खिलाफ खेली है। बिल्कुल, जी हाँ, 5 इनिंग्स इस साल उन्होंने फुल मेंबर के खिलाफ खेली है। 5 इनिंग्स से मेरा मतलब है 3 इनिंग जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आई थी के खिलाफ, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के खिलाफ। वहीं पर 2 इनिंग्स जो है वो इमर्जिंग एशिया कप में आई थी। वहां पर हमने वो स्टार्ट हमने इसलिए इंक्लूड किया कि वहां पर नेपाल ए नहीं थी, नेपाल पूरी जो नेशनल टीम थी वो अपना वहां पर लेकर गए थे, 2-3 प्लेयर जरूर मिस आउट थे, लेकिन रोहित वहां भी थे। वहां पर उनका सामना फुल मेंबर्स की साइड से हुआ, इंडिया ए और पाकिस्तान ए। तो ओवरऑल उन दोनों और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 3 मैचों को अगर मिला दें तो 5 इनिंग्स रोहित पड़ाल ने इस साल फुल मेंबर के खिलाफ खेली है। 159 रन बनाए और 31.8 की उनकी एवरेज रही है। यानी यहाँ पर जो एवरेज है वो ओवरऑल से कहीं ना कहीं 3 जो है वो ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। एक चीज़ यार यहाँ पर गौर करने वाली है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप इनकी इनिंग देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी 5 इनिंग्स में 31, 30, 29, 4 और 65, यानी क्लियरली है उन्होंने 4 बार 5 में से 25 प्लस का स्कोर किया है। यानी हर बार उन्हें एक बेहतरीन स्टार्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन उसे कन्वर्ट करने में वो नाकामयाब हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सरदर्द रोहित के लिए बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जरूर है। सेकंड डाउन वो आते हैं, ये स्कोर 65 के लगभग का स्कोर जचता है। आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 25 रन, 30 रन, 35 रन जब आप पहुँचते हैं और फिर ऐसे अपना विकेट आप गंवा रहे हैं, तो ज़रूर है कहीं ना कहीं आप सेट होने में दिक्कत हो रही है आपको। आप हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो एक कंसंट्रेशन है, आप जमे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं एक बॉल पड़ने में दिक्कत हो जा रही है और आप थोड़ा सा वहाँ पर गच्चा खा रहे हैं और आउट होकर चले जा रहे हैं। तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहने में यहाँ ज़रूर प्रॉब्लम है। 25-30 रन ऊपर के बल्लेबाज अगर आप हैं और ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में, आई एम सॉरी, इतना बड़ा स्कोर नहीं है। चाहे आप 50 इनिंग तक 25 रन बनाते रहें और सेकंड डाउन 1 डाउन के बल्लेबाज हैं आप, तो फिर इतना आप कुछ देर बाद आपका ये हाल होगा कि आप टीम से बाहर होंगे। अगर आप 25-30 रन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं तो सोचकर देखिए लगातार, और उसके बाद ये वनडे है, अगर लेकिन 25-30 रन आप T20 में मारेंगे तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन आप करियर बन जाएगा। लेकिन वनडे में फुल मेंबर्स के खिलाफ थोड़ा सा कंसिस्टेंट लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर क्लियर जरूरत है। ओवरऑल तो वैसे भी जी हाँ, तो ओवरऑल बात करें 28 की एवरेज थी, लेकिन फुल मेंबर्स के खिलाफ इस साल जो 5 गेम्स खेले हैं वहाँ पर इनकी जो है एवरेज है वो 31.8 की है। चलिए आपके लिए हम लिस्ट ए के 2 मैचेस को भी अगर हटा दें, क्योंकि वो एक ऑफिशियल फुल मेंबर्स नहीं थे, वो ए साइड थी, उसके बावजूद भी 3 मैचों में 90 रन किए और वहाँ पर 3
30 का एवरेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि फिर से ओवरऑल एवरेज से उनके 2 ज्यादा है, लेकिन इंप्रूवमेंट की यहाँ पर बहुत ज्यादा गुंजाइश है। आप सबसे पहले तो एक कैप्टन है, उसके बाद लीड फ्रॉम द फ्रंट आपको करना ही है। आपका जो रोल है टीम में, वो कैप्टन के बाद जो सबसे पहला आता है वो है बैटिंग से, क्योंकि आप अपने बैटिंग से कंट्रीब्यूशन आपको देना है, उसके बाद आपको फील्डिंग वगैरह से देना है। तो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ 25-30 से काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ना आपके डाउन में कोई प्लेयर आता, भले वो कैप्टन नहीं होता, ना उन्हें 25-30 100 देता कहीं पर, और ना ही एज ए कैप्टन आपको देने वाला है। तो क्लियरली यहाँ पर रोहित पटेल को भी दाशुन सलामकर, हसमुतुल्लाह सईदी की तरह ही इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी अगर एशिया कप में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन रोहित पटेल एज अ कैप्टन इस साल किस तरीके के रहे हैं, और रोहित पटेल एज अ कैप्टन किस तरीके का रोल उनका होना चाहिए एशिया कप में, क्या चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्या वो गलतियां कर रहे हैं, क्या उनसे दिल क्रिकेट एक्सपेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं क्या सजेशंस हमारे होंगे, इसी वीडियो में आगे आपको मिलेंगे। लेकिन शुरुआत वापस से हम करते हैं, पहले इंडियन टीम से शुरुआत करते हैं। एंड रोहित शर्मा के लिए आप क्या देख रहे हैं, क्या गुड रहा है और क्या एक नेगेटिव पॉइंट रहा है जो आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक करनी जरूरी हो? नहीं, जरूर शुरुआत गुड पॉइंट से जरूर। खुद का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का जिस तरीके का खुद का परफॉर्मेंस रहा है इस साल, बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया है, 47 के एवरेज से रन्स किए हैं, तो वो कम से कम अपने प्लेयर्स से सवाल खड़े कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चल क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि अमूमन होता है कि हमने देखा है अमूमन कि अगर कप्तानी ना चले तो वो दूसरे से सवाल नहीं इतने नहीं कर सकते इतना फ्री होकर, चाहे आप उतने बड़े सीनियर प्लेयर हों तब आप हो सकते हैं। लेकिन रोहित के काउंटर पार्ट कुछ प्लेयर ऐसे हैं रोहित शर्मा के कि उन्हीं के साथी हैं, कई सालों से टीम में खेल रहे हैं, तो वो ऐसे एकदम रुआब से नहीं कह सकते कि हाँ आप ख़राब खेल रहे हो या ये कर रहे हो। लेकिन रोहित शर्मा खुद इस साल काफ़ी अच्छा खेले हैं और सामने वाले जो हैं उनसे वो सवाल टीम में कर सकते हैं, चाहे वो उन्हीं के साथ 15 साल का करियर हो, 14 साल का करियर हो या 10 साल का करियर रहा हो प्लेयर्स का, तो वो सवाल खड़े कर सकते हैं कि प्लीज़ आप लोग परफॉर्म करिए, आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ उनके कप्तानी में अच्छी चीज़ है जो जोड़ेगी अगर हम बात करें इस साल ओवरऑल अगर हम देखें पिक्चर में। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि भाई आप उस कंडीशन में सीरीज़ हारे हैं जिस कंडीशन में वर्ल्ड कप होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हारी थी इंडिया, वो बहुत बड़ा डेंट है, कहीं एक बहुत बड़ा लॉस है रोहित शर्मा की कैप्टनसी। जरूर सब कुछ दिखा देता है, आपकी स्किल्स को, आपके हर डिपार्टमेंट को शो कर दिया था उस सीरीज़ ने। किसी टीम को अगर देखना है कि क्या क्या कमजोरी है इंडियन टीम में, ज़रा देखें तो वो सीरीज़ में वो झांक सकता है, क्योंकि वो अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो जो लॉस आया था सीरीज़ में रोहित शर्मा के कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि एक अब नेगेटिव देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें टीम की जो है, जब टीम पे जब प्रेशर पड़ा, टीम के सामने जब स्ट्रॉन्ग टीम आई तो किस तरह से टीम जो है वो एक्सपोज होती हुई नजर आई और किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और अपने ही घर में उन्होंने सीरीज गंवा दी, जहां पर उनके काउंटर पार्ट एक बेहतरीन स्मार्ट कैप्टनसी ने स्टीव स्मिथ की बात करें तो उससे तारीफ के बिल्कुल हम छीन नहीं सकते, बेहतरीन कप्तानी की। तो ये रोहित शर्मा को देखें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में डेफिनेटली 10 on 10 है, उनका खुद का एज अ कैप्टन काफी बेहतर जरूर है। तो क्लियरली है कि प्रेशराइज मैचेस में रोहित शर्मा को कैप्टनसी में अपने बहुत बेहतर करना होगा यहाँ पर इस एशिया कप में भी, वरना शायद इस एशिया कप में भी टीम जो है वो कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट को जीतने में नाकामयाब ना हो जाए। उसके बाद बाबर आजम की बात करें, उनके गुड और बैड पॉइंट्स की बात करें तो क्या होगा अगर हम देखें ओवरऑल? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर गुड की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीजेस जीती हैं, अच्छी कप्तानी का वहाँ पर एक नमूना दिखाया उन्होंने। लेकिन बड़े पिक्चर पर अभी हमें देखना है, प्रॉब्लम भी है। आप देखेंगे अच्छी बात है, चलिए आपने इस साल कप्तानी की है 2 सीरीजेस में, तो वहाँ पर आप एक में हारे हैं, एक में न्यूजीलैंड को आपने हराया भी, लेकिन अब यहाँ दिक्कत जरूर आ जाती है। देखिएगा ये सब डिस्कशन सिर्फ ओडीआई को लेकर हो रही है, इसमें T20 टेस्ट मत घुसेड़ दीजिएगा। बिल्कुल सही, थोड़ा बिल्कुल हम सिर्फ ओडीआई की बातें कर रहे हैं यहाँ। तो खैर दिक्कत ये है बाबर आजम के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि वो प्लेयर्स को थोड़ा सा रोटेशन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं, और खासकर बॉलर्स को रोटेट करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। हमने देखा है अमूमन की किस तरीके से अमूमन होता क्या है कि शुरू के ओवर निकल गए, नई बॉल से पेस बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, अच्छी कराई और वो चले गए, लेकिन उसके बाद दिक्कत खड़ी हो जाती है जब स्पिनर्स आते हैं। स्पिनर्स थोड़ा सा विकेट नहीं ले पाते, विकेट लेस जाते हैं, रन्स के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से उन बॉलर्स को लाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अपने स्पिनर्स को थोड़ा स्टिक रहे, थोड़ा भरोसा दिखाएं, उनके साथ थोड़ा प्लान्स लेकर आए, वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें लैक होता हुआ दिखता है जब हमने बाबर आजम को देखा है उन सीरीज़ में कप्तानी करते हुए। इस साल हम स्ट्रिक्टली इस साल की बात कर रहे हैं, तो फिर एशिया कप में कहीं बहुत महंगा ना पड़े ये चीज़ कि आपको कैसे प्लान में स्टिक रहना है स्पिनर्स पर अगर आप हैं, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स इतने बेहतर नहीं है अगर पेसर्स के मुकाबले अगर हम बात करें, तो ये
बॉलर्स रोटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आ रही है कि स्पिनर्स को कम ओवर देकर पेसर्स पर ही ज़्यादा जिम्मेदारी डालकर आप पूरे मैच को टूर्नामेंट को जीत पाना ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज़ हमने देखी है कि पाकिस्तान ने अगर बायलैटरल सीरीज में बेहतर किया है और आईसीसी इवेंट्स में भी बेहतर किया है, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में ये जैसे हमने देखा है जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो डेफिनेटली वो अगर पेसर्स उस दिन नहीं चल पाए तो स्पिनर जो है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ हैंड हो जाती है, और उस वक्त जो बाबर आजम की कैप्टनसी है वो बहुत डाउनडोल नजर आती है। मुझे किन से अपने कोटे के ओवर कराने हैं, क्या कराने हैं, जो स्पिनर्स का स्पिनर्स ने 2 ओवर तक विकेट नहीं लिया, अब पेसर को मुझे लाना होगा। इस चक्कर में पेसर के डेथ ओवर में जो उनके पास उनसे ओवर करवाने थे वो कम हो गए, और इस वजह से डेथ ओवर्स में फिर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बाबर आजम को ध्यान देनी होगी। इस एशिया कप में बॉलिंग रोटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा शार्प और क्लियर रहना पड़ेगा माइंड, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ते जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर हम बात करें एशिया कप में, साकिब अल हसन की बात करें, वेट एंड वॉच पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनको काफ़ी 6 साल बाद, लगभग 6 साल बाद वापस से ओडीआई कैप्टनसी मिली है। आपने देखा जिस तरह से बांग्लादेश में अनसर्टेन चीज़ें चल रही हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किन्हें लिया गया नहीं लिया गया, तमीम को लेकर जो कुछ यहाँ पर ड्रामे वगैरह हुए, फिर एट द एंड साकिब को यहाँ पर बनाया गया। तो डेफिनेटली अभी साकिब को 2017 तक की बात अलग थी, तब की बिल्कुल अलग बात थी, तब सारी चीज़ें आप अलग रखिए कि 5-6 साल में क्रिकेट बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो अब साकिब के लिए हम यही कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी कि वो किस तरह से कप्तानी करते हैं, क्या चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट रहेंगी, क्या रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें रिसेंटली तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उनसे आप किस तरह कर रहे हैं, किस तरह की कप्तानी की एक्सपेक्टेशन आप साकिब से कर रहे हैं? ज़रूर देखिए, प्लेयर्स तो अच्छे हैं, प्लेयर्स ने अपने एक एशियन कंडीशन में काफ़ी मैचेस खेले हैं, तो यूटिलाइज कैसे करते हैं वही देखना है हमें, पेसर्स का, स्पिनर्स का और बैट्समैन्स का, खासकर डाउन्स क्या रहते हैं प्लेयरों के। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश में काफ़ी ओपनर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश की टीम में, तो देखना होगा किस तरीके से बांग्लादेश अपने ऑर्डर को सेलेक्ट करता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर रहेगा, किसे ओपनिंग में जगह मिलेगी, किसे मिडिल ऑर्डर में जगह मिलेगी और किसे लोअर ऑर्डर में जगह मिलेगी। बस ये थोड़ा सा देखना है कि प्लेइंग 11 एक मजबूत प्लेइंग 11 है या नहीं, उस पर ज़रूर नज़र डालनी हो। बिल्कुल, तो ये क्लियर है। और बांग्लादेश की स्क्वाड क्या है एशिया कप के लिए और उसके एनालिसिस जाकर जरूर एशिया कप की प्लेलिस्ट हमारी जरूर चेक करिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एस्ट्रेट के कैप्टन रोहित पौडेल की, जहाँ हमने उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की, अब एज अ कैप्टनसी बात करते हैं। सबसे पहले मैं गुड पॉइंट जानना चाहूँगा कि रोहित पौडेल के लिए एज अ पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो इस साल एज अ कैप्टन क्या कुछ रहा है? नहीं, ज़रूर देखिए, बहुत पहले कप्तान बने ऑब्वियसली नेपाल हिस्ट्री में कि उन्होंने नेपाल को एशिया कप खिलाया, तो ये अपने सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है उनका कि एशिया कप में पहली बार नेपाल आ रही है, और वहीं पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम को पहुंचाया टॉप 3 में रहकर, जहां पर लग ही नहीं रहा था कि टीम शायद टॉप 3 तो छोड़िए बस बचा ले कैसे भी, बस हो जाएगा ओडीआई स्टेटस बच जाए, लेकिन कुछ और ही नज़र आया हमें इनकी कप्तानी के अंदर। जिस तरीके से टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचे, टॉप 3 में जगह बनाई वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के, वो कमाल का था। बिल्कुल, तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर और एशिया कप ये दो कहीं ना कहीं बड़े अचीवमेंट्स रहे, लेकिन डेल क्रिकेट कहीं ना कहीं मानेगा कि एशिया कप जो अचीवमेंट रहा वही सबसे बड़ा और सबसे यूनिक रहा। अगर हम देखें क्योंकि वो आप पहली बार हिस्ट्री में जो कोई कप्तान पहले नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर करके जरूर दिखाया। वही अगर हम देखें तो अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर डेफिनेटली आप पहली बार नहीं खेल रहे थे, इमर्जिंग एशिया कप डेफिनेटली आप पहली बार नहीं खेल रहे थे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स में जरूर गिना जाएगा, इसमें कोई तरह नहीं है। लेकिन एशिया कप जो है वो अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि आज तक एशिया कप में कोई भी कप्तान जो है वो अपनी टीम को लीड नहीं कर पाया। अगर हम बात करें नेपाल की, ये तो गुड पॉइंट्स की बात हो गई। उनकी कप्तानी में क्या चीज़ें लैक नजर आई हैं अभी तक, अगर हम देखें जो भी जब से वो कप्तान बने हैं, इस साल अगर हम देखें 50 ओवर के क्रिकेट में, तो सबसे पहले तो एज वही चीज़ हम दोहराएंगे कि उनकी खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बिल्कुल खुद की उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का ग्राफ उन्हें बहुत ज़्यादा उठाना होगा। 25-30 होता क्या है ना, मान के चलिए आप आए, आपने एक सीरीज खेली, उसमें आप 2-3 मैचों में आप 25-30 रन करीब आपने मारे और तीनों मैचों में आप आउट हो गए, 3 मैचों में 80-90 रन आपने मारे, हो गया, तो समझ में आता है। चलिए ठीक है, 2-3 मैचों के लिए आपने किया, लेकिन उसके बाद जब कोई नेक्स्ट टूर्नामेंट हुआ आपने 70, 90, 100 या कभी 100 भी, जी हाँ, आप कैप्टन हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ 50-60 ही मारते रहे, कभी कभी 100, 70, 80, जी हाँ, सेंचुरीज, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत रोहित पौडेल की बैटिंग में यही नजर आती है, वो कंसिस्टेंसी से 25-30 की गाड़ी पे ही अटके हुए, और यही सबसे बड़ा रीजन रह रहा है कि उनका एवरेज जो है वो मैचेस में निकले जा रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा। आप देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमने आपको बताया अभी, एक बार वो 31 पे आउट हुए, एक बार 30 पर आउट हुए, एक बार 29 पे आउट हुए, एक बार 4 पे आउट हुए, एक बार 65 पे आउट हुए। ये ओवरऑल ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर इमर्जिंग एशिया कप में फुल मेंबर्स के खिलाफ, तो आप देख रहे हैं एक में 50 क्रॉस की, लेकिन उसके बाद 30, 31, 29 और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में भी यही हमें देखने को मिला है इस साल। बाकी बात करें प्रीमियर कप में भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे इनिंग्स में ये सब देखने को मिला है। एक मैच में उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली थी, शायद 80 या 90 की स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसके अलावा फिर वही हाथ रहता है।
तो यही है कि कंसिस्टेंसी एक बड़े लेवल पर वो हमें देखने को नहीं मिलती। कंसिस्टेंसी मिलती है लेकिन 25-30 के लेवल की कंसिस्टेंसी मिलती है जो बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। ये तो बात हो गई उनकी बैटिंग की, लेकिन कैप्टनसी में क्या दिक्कत एक देखने को मिली है जो एक कहीं ना कहीं बहुत बार हमें उसका खामियाजा देखने को मिला है। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें थोड़ा सा प्लान्स में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है 15 ओवर के बाद। जी हाँ, स्टार्टिंग के 15 ओवर में तो 10-15 ओवर में हम देखते हैं कि चलिए सब अच्छा जा रहा है, गुड है, अच्छा है, लेकिन जैसे ही सामने वाली टीमें थोड़ा सा हावी होना शुरू कर देती हैं, सामने वाली टीम थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू कर देती है नेपाल पे, तो फिर यहाँ पर रोहित पौडेल के पास प्लान्स की कमी पड़ जाती है। वो उन बॉलर्स को लेके आ जाते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शायद उस वक्त लाने की, और अगर मान के चलिए किसी को उन्होंने लगा दिया है और उस बॉलर ने विकेट ले लिया है, फिर उसे अचानक एक ओवर बाद वो हटा देते हैं। और फिर तो लगाने की क्या ज़रूरत थी जब आपको एक ही ओवर बाद हटाना है। अच्छे तो करा रहे थे, एक ओवर में उन्होंने विकेट भी लिया, आपको 2-3 रन ही खर्च किए, तो आप 2-3 ओवर के लिए उन्हें कंटिन्यू करिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। वो फ़ौरन उसे हटा देते हैं और फिर कोई और बॉलर आता है, वो एडजस्टमेंट करते हैं, तब तक नया बैट्समैन थोड़ा सा जोड़ी जमा चुका होता है, पार्टनरशिप जमा चुका होता है। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत जो हमें यहाँ नज़र आई है कि स्टार्टिंग के 10-12 ओवर अच्छे निकल जाते हैं बॉलिंग में, लेकिन उसके बाद मिक्सअप हो जाता है प्लान में रोहित के दिमाग में, जैसे जैसे मैच खुलता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल क्लियर है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करेंगे रोहित पौडेल का, तो 10 से 15 ओवर तक, शुरू के 1 से 10-15 ओवर तक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं, पम्प्ड अप नजर आते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नजर आते हैं गेम में, क्योंकि उनके पास प्लान्स ऑलरेडी होते हैं कि अब मुझे प्लान ए मेरा क्या है, प्लान बी। लेकिन जैसे ही 10-15 ओवर निकलते हैं, डेफिनेटली वो जो उसके बाद जो है वो प्लान का मिक्सअप चालू होता है। उसके बाद सारी चीज़ें दिक्कतें पैदा करनी चाहिए कि अब मुझे किसे बॉलिंग देनी है, किसे नहीं देनी है, क्या रखनी है। अगर मान के चलिए लूज फील्डिंग होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्टनेस में वो हमें देखने को नहीं मिलता। प्लान्स का मतलब मिक्सअप होता है, अब मुझे ये करना है, मतलब ऑन फील्ड प्लान जो है वो हमें ज़्यादा बनते हुए दिखते हैं, बजे कि नहीं मैं जो प्लान बनाया गया था मैं उसी पे स्टिक रहूँगा, वो हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत जल्दी जो है थोड़ा सा प्रेशर जैसे आता है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते वो, जिस वजह से उन्हें अपने प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं और उस वजह से प्लान्स का मिक्सअप होता है और कहीं ना कहीं जो टीम जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पे होती है तो खराब की तरफ बढ़ जाती है, और अगर कहीं ना कहीं जीतने वाले पोजीशन पे होती है तो शायद हमें वो मैच हारते हुए या फिर उस अच्छे खासे जीते हुए मैच को जबरदस्ती इतना एंड तक ले जाते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये क्लियर है कि रोहित को ये ध्यान में रखना होगा कि ये गेम 50 ओवर का है, ना कि सिर्फ 15 ओवर का। सिर्फ 15 ओवर एज अ कैप्टन इन्वॉल्वमेंट हमें रोहित की नजर आती है, बाकी के 35 ओवरों में डेफिनेटली ऐसा होता है कि बस बॉलर आए, विकेट ले गए तो ले गए। कैप्टनसी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा कम नजर आती है, उसमें कहीं ना कहीं बेहतर करना हो। हम बात यहाँ पर एशिया कप की कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये एशियड के लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, एशिया कप से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना स्किल बहुत हाई रखना होगा। यहाँ पर आप यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, कुवैत के खिलाफ, उनके खिलाफ आपने जैसी कप्तानी करी है, जैसे भी मैचेस खेले हैं, जैसी परफॉर्मेंस दी है, वो सब आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ एज अ बैटिंग भी और एज अ कैप्टनसी भी आपको स्काई लिमिट लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आप इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की कैटेगरी में खुद को ला पाएंगे। तो ये चीज़ है, प्लान्स को मिक्सअप बहुत ज़्यादा करते हैं रोहित। अगर हम 10-15 ओवर के बाद देखें, उनके पास प्लान्स जो है वो बिल्कुल लगभग ब्लैंक और रह जाते हैं, नज़र नहीं आते वो प्लान्स। अगर हम देखें वहाँ पर वो ब्लेंडन करते हुए ज़रूर नजर आते हैं। तो ये चीज़ पर रोहित को थोड़ा सा काम रखना होगा खुद को, और खुद पे ट्रस्ट भी रखना होगा, साथ साथ में थोड़ा सा पेशेंस भी यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत रहेगी इस एशिया कप में। उसके बाद एंड अफगानिस्तान के हसमुदुल्लाह सईदी की बात करें तो उनसे रिलेटेड क्या कहेंगे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव? ज़रूर, देखिए पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ जीती थी, वो काफ़ी बड़ी सीरीज़ जीतनी हुई थी, जो बांग्लादेश में जाकर सीरीज़ जीत के आए थे। बहुत टीमों का सपना ही रह जाता है कि बांग्लादेश में जाएँ और सीरीज़ जीत कर आए। इंग्लैंड उसमें से एक टीम है और बांग्ला और अफगानिस्तान उसमें से एक टीम है जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन अब थोड़ा सा हम अगर बात करें खुद कप्तानी में, तो यहाँ पर खुद की तो एक पुअर बैटिंग है ही शाहिदी की, उसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। एशिया कप में एक तो हम अभी ऑनगोइंग सीरीज़ में भी ज़रा नज़र दौड़ाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ चल रही है उसमें कैसा करते हैं, और साथ ही साथ एशिया कप में तो खैर मेन इवेंट है, वहाँ तो खैर सब कुछ साबित हो ही जाना है कि एक ख़राब परफॉर्मेंस ही नज़र आएगी या कुछ परफॉर्मेंस उठेगी भी। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ भी है कि उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस
में जो कमी है वहाँ पर डांटने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर है, फेलियर हो रहे हैं, या बड़े बड़े जो सीनियर प्लेयर्स हैं अगर फील्डिंग भी बहुत पुअर फील्डिंग तो रही है अफगानिस्तान की इस साल अगर हम देखें ओवरऑल, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा डांटने की यहाँ पर ज़रूरत है। मुझे मालूम है कई सीनियर प्लेयर अभी भी टीम में खेल रहे हैं, मुश्किल हो जाता है ऐसा थोड़ा सा डांटना या समझाना, तो उन्हें बुरा लग सकता है या फिर वो थोड़ा सा हाजिर जवाबी हो सकते हैं। फिर तो आप कैप्टनसी छोड़ ही दीजिए बस अगर इस लिहाज से आप सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो एक कप्तान है तो इसको पहले रखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस, एक आपका एक हुक्म चले टीम में, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो एक तो आपके परफॉर्मेंस से भी आएगा कि आप खुद का परफॉर्मेंस भी उठाएं, लेकिन साथ साथ में आप थोड़े से अपने प्लेयर्स को रोज़ भी समझाएं अगर वो फेल हो रहे हैं उसमें। तो बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ना कहीं आप अपने होल्ड आपको लेना होगा, स्ट्रिक्टनेस आपको दिखानी होगी, और वो आपके पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि आपको खुद को अपनी परफॉर्मेंस भी तभी तो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एज ए कैप्टन खुद ही कहीं ना कहीं बैटिंग से परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे, तो फिर जैसे हमने शुरू में कहा था कि ज़्यादा सवाल जवाब फिर आपके लिए रह नहीं जाएगा। आप खुद ही कहीं ना कहीं अंदर अंदर एम्बैरस होंगे कि मैं अपने से खुद से परफॉर्मेंस तो हो ही रही है, ज़्यादा सवाल जवाब किस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें हस्मतुल्लाह शहीदी को यहाँ पर देखनी ज़रूर होंगी। एशिया कप के लिहाज से अगर हम देखें, टुकड़ों में परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है हमें अफगानिस्तान अगर हम देखें, बस यही सबसे बड़ी एक रीजन नजर आती है अफगानिस्तान की। अभी एक परफॉर्मेंस मिली देखी तो वाह वाह सब तारीफ कर रहे हैं, 2-3 महीने तक गैप, फिर चौथे महीने में जाकर अफगानिस्तान की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ये चीजें ढीलेपन की वजह से हो रही है, और ये ढीलापन कैप्टन को ठीक करने की जरूरत है, उन्हें लगाम लगाने की जरूरत है, जो कि हस्मतुल्लाह शहीदी को करनी होगी इस एशिया कप में। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड श्रीलंका के कैप्टन दासुन सनाका, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वहाँ जो परफॉर्मेंस हुआ है श्रीलंका का, एक तो वैसे ही एम्बैरेसमेंट थी कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसे खेलना पड़ रहा है श्रीलंका को कई सालों बाद, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाई है वहाँ पर किसी भी टीम को 200 टच नहीं करने दिया। अगर हम देखें उनका जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, जिस तरीके से वो खेले हैं वो एक अचीवमेंट पे है, वहाँ पर टीम को जिताया। लेकिन साथ ही साथ खुद की एक परफॉर्मेंस भी बहुत एम्बैरेसमेंट है, खुद में एक परफॉर्मेंस जो है उनकी, चाहे बॉलिंग से हो बैटिंग से हो, बहुत एक एम्बैरेसमेंट ज़रूर लेके आ रही है। साथ में एक अच्छे खासे ऊपर आते हैं, इतने भी ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी टीम को कई बार जीत की ज़रूरत होती है, उन्होंने साथ दिया नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक इंडिया के खिलाफ एक पारी खेली थी, उस तरीके की इनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थ्रू आउट द ईयर हर महीने ज़रूरत है कंसिस्टेंट के तौर पर, ताकि आप 40-45 भी मारे कम से कम, जब भले ही शतक ना मारे। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि गेम को लर्न करने में, कंडीशन को रीड करने में वो बहुत लेट कर देते हैं। जी हाँ, अपने की बॉलर्स को लाने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। मान के चलिए अगर अभी जो गेम है वो मांग रहा है कि लेके आओ हसरंगा को, जल्दी लेके आओ हसरंगा को, नहीं वो लेके आएंगे 5 ओवर बाद, और ख़ुद वो अपने आप को वहाँ पर टेस्ट करेंगे कि चलिए मैं ज़रा 2-3 ओवर डाल के देखता हूँ, क्या पता मैं विकेट लेके आऊँ। ज़रूर है, आप भी बॉलर है, ऑलराउंडर है, मन में रहती है आपके कि यार मुझे भी ज़रा एक आध विकेट मिल जाए, लेकिन ज़रा सा इससे बचिए। आप एक कप्तान हैं, देश के कप्तान हैं, आपको पर्सनल माइलस्टोन थोड़ा पीछे रखना होगा। सारे प्लेयर्स को पीछे रखना है, लेकिन क्या करें, सारे प्लेयर रख नहीं पाते हैं, पर कप्तान को तो रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा अपना लालच साइड में करके देश के लिए पहले करना होगा कि यार टीम जीत जाएगी, चलो हसरंगा को लेके आ जाता हूँ, या तिक्षाना को लेके आ जाता हूँ, या दुष्मंता चमीरा को लेके आ जाता हूँ। ये सनाका करते हुए बहुत लेट होते हैं। जो कंडीशन की डिमांड है वो तुरंत नहीं करते, थोड़ा लेट करते हैं, और टीम का जो रिजल्ट है वो कई बार हार के मुंह देखना जी हाँ। और ये सुपर लीग जो हुआ था उसमें भी हमें ये देखने को मिला, जिस वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम खेलने के लिए गई, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी हमें देखने को मिला जहाँ पर कोच जो है लगभग 2-3 बार हमें देखने को मिला, जो सिल्वरवुड कोच है श्रीलंका के, वो कहीं ना कहीं दासुन सनाका थोड़ा सा ऑफेंडेड नजर आए जब उन्हें वो एक्सपेक्ट था कि अब स्पिनर आएंगे, वो स्पिनर लगाने के बजाय शायद स्कॉटलैंड के खिलाफ था, 1-2 बार हुआ है देखने को हमें। तो अगर हम देखें तो वहां पर वो कहना है कि आप तो खुद को लगाते हुए नजर आते हैं या फिर किसी और बॉलर को यहाँ पर लगाते हुए नजर आते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, अब आप सोचेंगे कि डेफिनेटली हाँ वहां तो एट द एंड रिजल्ट उनके फेवर में रहा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एसोसिएट से पाला नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर आपके एसोसिएट से पाला नहीं पड़ रहा। यहाँ ये नहीं है कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड है जो हाँ आप आपकी स्पिन नहीं खेल पाएंगे, यहाँ पर एक ओवर में आपके 20-20 रन भी पड़ सकते हैं, 25-25 रन भी पड़ सकते हैं, और शायद 1 या 2 रन पे भी पड़ सकते हैं, और आप विकेट भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पर आपका टेस्ट बहुत बड़ी बड़ी टीमों से, आपके लेवल की टीमों से, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड या स्कॉटलैंड जिन्हें स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, आपने 200 के अंदर अंदर सबको ढेर कर दिया। यहाँ पर अगर आप लेट रीड करेंगे, लेट रिएक्ट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और मैच और कप जो है आपके हाथ से निकल सकता है। तो ये दासुन
परफॉर्मेंस रहा वो इस एशिया कप में बेहतर करने की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कंप्लीट कैप्टनसी का जो हमने डिटेल्स में वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 6 के 6 कैप्टन हैं उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किस तरह की है, किन्हें परफॉर्मेंस उठाने की जरूरत है, किन्हें ठीक ठाक चल रहा है, उन्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमने शुरू में आपको बताया। उसके बाद क्या एक पॉजिटिव रहा है उनके लिए इस साल ओडीआई में, और क्या एक कंसर्न है जो उन्हें इस एशिया कप में ठीक करना होगा, वरना वो इस कप से दूर रह सकते हैं और नेपाल के लिए इंप्रेसिव परफॉर्मेंस से दूर वो रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। डेली क्रिकेट में एशिया कप की लगातार कवरेज जो है वो जारी है। प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज बाय।